हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमडी कॉलेज दयालपुर से बोल रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं टॉपिक का नाम केपलर्स फर्स्ट लॉ। अभी हम लोग केपलर्स लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बीएससी फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर के पेपर 1 के ग्रुप बी मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से रिलेटेड है। तो आज हम लोग केपलर्स लॉज के 3 लॉ जो होते हैं उसके बारे में करने वाले हैं। तो सबसे पहले केपलर्स फर्स्ट लॉ जो है वो बोलता है कि कोई भी प्लैनेट तो आप लोगों को मालूम है, जो अंतरिक्ष में सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं उनको प्लैनेट बोलते हैं। तो कोई भी प्लैनेट जो सन के अराउंड मूव कर रहा है, घूम रहा है, उसका पाथ जो है हमेशा एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, यानी एलिप्टिकल पाथ होगा। तो ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट इट्स फोकस। यानी ये कह रहा है कि एलिप्टिकल पाथ होगा जहाँ पे सन जो है हमेशा फोकस पे होगा और वो एलिप्टिकल पाथ होगा। अब एलिप्टिकल पाथ कैसा होता है तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये है एलिप्टिकल पाथ, इस मतलब अंडे का आकार जैसे कह सकते हो ना, उस तरीके का तो एलिप्टिकल पाथ है। पूरी तरह गोल नहीं है, एलिप्टिकल है। गोल पूरा होता है तो उसको स्फेरिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एलिप्टिकल पाथ है। तो प्लैनेट क्या करती है, इस पाथ पे घूमती है और इस एक्सिस, और ये एक एक्सिस है, एक बड़ा वाला एक्सिस है, एक छोटा वाला एक्सिस है। बड़े वाले एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, छोटे वाले एक्सिस को माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो इस ओरिजिन से, यानी कि जहाँ पे मेजर और माइनर कट करती है, इस तरफ एक फिक्स डिस्टेंस होता है और इस तरफ एक फिक्स डिस्टेंस होता है। इन दोनों को फोकस बोलते हैं, प्लूरल में फोकाई हो जाएगा। तो सन या तो यहाँ पे होगा या तो सन यहाँ पे होगा, और इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे प्लैनेट घूमती है। उसी में एक वक्त आता है जब प्लैनेट जो है वो क्या होता है, सन के बहुत नज़दीक आ जाता है। जब सन के बहुत नज़दीक आता है तो उस वक्त उसका दिन बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि सन बहुत ज़्यादा एरिया उस प्लैनेट का कवर करता है, जिससे कि उसके बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी लगातार पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये जून के महीने में आता है, ठीक है, ओके। फिर एक एपेलियन बोलते हैं इसको, फिर उसके बाद पेरिलियन बोलते हैं इसको। और फिर एक होता है बहुत दूर में क्या होता है, बहुत जल्दी बहुत रात बड़ी होती है, यानी दिन छोटा होता है, तो उस केस में यहाँ पे पेरिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये हमारा हो गया एपेलियन और पेरिलियन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये जो है यहाँ पे एपेलियन के बारे में। तो एपेलियन हमारा क्या होता है, बहुत दूर का होता है, और यानी कि अगर सन है इस फोकस पे मान ले, तो अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो सबसे नज़दीक में आएगा तो उसको पेरिलियन बोलेंगे। और उसी वक्त अगर सन यहाँ पे है और प्लैनेट यहाँ पे है तो ये सबसे दूर में होगा, तो इसको बोलते हैं एपेलियन। और ये सारा नोट्स है, तो आप इस वीडियो को रोक के आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें विशेष कुछ नहीं है, बस ये एक्सप्लेनेशन है। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ का मेन जो वर्जन है, जो मेन उसका थ्योरी है, वो बस यही है कि कोई भी प्लैनेट अर्थ के सन के चारों तरफ जो मूव करती है जिस पाथ पे, उसको इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। और सन जो होता है सेंटर पे ना होके उसके फोकस पे होता है, ठीक है। और एपेलियन और पेरिलियन के बारे में आपने समझ लिया। अब हम सेकेंड लॉ पे जाते हैं, केपलर्स सेकेंड लॉ। तो केपलर्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, फिर से यहाँ पे दिखाया है कि सन मान लीजिए कि इस फोकस पे है, फोकस तो दोनों तरफ होता है, इस तरफ भी उतना ही डिस्टेंस पे जितना डिस्टेंस पे इधर है। तो फोकस सन अगर हम यहाँ पे मान लें, ठीक है, और यहाँ पे दिखाया है कि प्लैनेट ऐसे जा रहा है, तो प्लैनेट का एक बार पोजीशन पी पे था और एक बार पी डैश पे था, ठीक है। तो यहाँ ये लिखा, तो ये बोलता है कि द रेडियस वेक्टर दैट इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड गिवन प्लैनेट स्विप्स आउट इक्वल एरियाज in equal intervals of time और aerial velocity of planet is constant। मतलब ये बोलता है कि मान लीजिए कि ये प्लैनेट जो है यहाँ पे t टाइम पे p से p डैश तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक में एक एंगल बना होगा,
वो एंगल बना के आप ये एरिया शेड कर दीजिए, यानी कलर कर दीजिए। तो ये जो टोटल एरिया होगा, ठीक उसी वक्त जितना टाइम आपने इसको यहाँ दिया, उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे चले जाइए, चाहे यहाँ चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। उसी वक्त अगर उतना ही टी टाइम अगर दूसरी जगह देंगे तो मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये जो एरिया कवर करेगा वो पूरा शेड करने के बाद, यानी रंगने के बाद, वो एरिया और ये एरिया उसी टी टाइम के लिए सेम होगा। इसी को बोला है इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगा, मतलब उतना कवर करेगा। या शॉर्ट मैथमेटिकल भाषा में एरियल वेलोसिटी, यानी जो है एरियल वेलोसिटी जो है वो, यानी dA/dt जो है वो कांस्टेंट होगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा वो भी देख लीजिए कैसे हुआ। आपको याद है कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर ले, ये ट्रायंगल ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ और बेस, तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे परपेंडिकुलर ले लें तो ये भी रेडियस हमारा बेस हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस हो गया और साइन थीटा जब हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन ये, तो परपेंडिकुलर में डी थीटा अगर हम ले लें एंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा आर डी थीटा, क्योंकि साइन थीटा हमारा डी थीटा बन गया। तो उस केस में हमारा हाफ आर स्क्वायर डी थीटा होगा। ठीक है, मतलब फिर से मैं बताऊं कि ट्रायंगल अगर हम लोग ये ले लें, ये ट्रायंगल एस पी पी डैश, और इसको हम लोग अगर मान लें कि राइट एंगल ट्रायंगल है और ये डी थीटा है, तो हमारा यहाँ पे जो है ये रेडियस ही हो गया, यहाँ से यहाँ भी रेडियस। ठीक है, और ये भी, तो ये रेडियस जो है इस बेस पे, तो हाफ इंटू बेस और हाइट ये ले लेंगे तो साइन डी थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी अपॉन एच होता है, तो पी इक्वल्स टू आर इंटू साइन डी थीटा हो जाएगा। और साइन डी थीटा चूँकि स्मॉल एंगल होता है तो साइन डी थीटा डी थीटा बने। इस तरीके से हाफ आर स्क्वायर डी थीटा आ गया। अब अगर हम इस एरिया को ए मान लें तो dA/dt करेंगे तो आर तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाहर और डी थीटा/dt बनेगा। और डी थीटा/dt हमारा क्या हो गया, ये एक क्या होता है ओमेगा, तो हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे इसको ओमेगा लिखना चाहिए, ये थीटा नहीं ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो आप देखो एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन का तो स्पीड फिक्स होगा, तो इस तरीके से एरियल वेलोसिटी जो है वो फिक्स हो गया। तो ये लिखा है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, अब हम केप्लर्स थर्ड लॉ पे जाएंगे। केप्लर्स थर्ड लॉ ये बोलता है टाइम, उससे पहले आपको पता है कि टाइम पीरियड किसको बोलते हैं। टाइम पीरियड उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं जिसमें कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन या रोटेशन में जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था फिर से उसी पोजीशन पे आ जाए और उसी डायरेक्शन में जब पहले अवस्था वाले, तो इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन, यानी एक पोजीशन से जब दूसरे पोजीशन पे, मैं फिर से एक एग्जांपल में यहीं पे समझा दूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे प्लैनेट है और कैपिटल टी टाइम में फिर से यहाँ तक आया, तो इसी को हम बोलेंगे वन टाइम पीरियड। समझ में आया? तो यहाँ पे जो लिखा है उसको देखिए, तो कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। मेजर एक्सिस किसको बोलते थे, जिस एक्सिस का लेंथ बड़ा हो। इसका मतलब है इसको मैथमेटिकली देखें तो ये होता है टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसके लिए एक लंबा सा डेरिवेशन है। चूँकि डेरिवेशन इस सेशन में मुझे नहीं लगता इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो रोक के ये देख सकते हो। मैं डायरेक्ट इसके रिज़ल्ट पे आता हूँ। देखिए यहाँ भी दिखा देता हूँ ये चीज़, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये है। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हुए ये यहाँ पे फाइनली यहाँ आया।
टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं आर बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए है, टी स्क्वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब या आर क्यूब बोल सकते हैं। इस जगह एक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और एक्सप्लेन कर दिया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलिप्टिकल ऑर्बिट का रेडियस का क्यूब है, मेजर एक्सिस का इनफैक्ट लेंथ बोलेंगे, ठीक है, हाफ लेंथ। तो इसी को अगर हम स्प्लिट कर दे दो सिचुएशन में तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। ध्यान रहे मैं यहाँ पे A को R बोल रहा हूँ। तो यही है द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को रिपीट कीजिए, ठीक है, और अच्छी तरह आई होप समझ गए होंगे केपलर्स के तीनों लॉज के बारे में। ओके, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।